नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। इसमें आज हम बात कर रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों की मनमानी का शिकार उन बायर्स की जिन्होंने पैसे तो पूरे दे दिए, लेकिन एक अदद आशियाने का सपना आज भी अधूरा रह गया है। अपनी खून पसीने की कमाई बिल्डरों को सौंपकर फ्लैट बायर्स बिल्डरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्डर महीने की किस्त लेट होने पर बायर्स से 18% ब्याज ले रहे हैं, वो भी पोजीशन में हो रही देरी पर वही बिल्डर खामोश हैं। बिल्डरों की मनमानी का शिकार हुए बायर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने स्थानीय विधायक पंकज सिंह की अगुवाई में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की, उनसे न्याय की गुहार भी लगाई। और खास बात यह कि दिल्ली एनसीआर में कई बिल्डरों को नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। इन बिल्डरों पर बायर्स से किए गए वादों को पूरा न करने के साथ साथ प्राधिकरणों का पैसा न चुकाने का भी आरोप है। इन सब के बीच अगर कोई अपने आप को ठगा महसूस करता है तो वो है अपने आशियाने के सपने में अपने खून पसीने की कमाई गंवाने वाला वो शख्स जो एक बड़ी उम्मीद लेकर के इनके पास गया था। बस उसे अब एक ही उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें फ्लैट दिलाएंगे, और इसलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या योगी अब इस बायर को, इन बायर्स को फ्लैट दिलाएंगे। तो अपने घर के लिए तमाम तरह के जतन इंसान करता है, लाखों रुपए का कर्ज भी लेता है कि एक घर बन जाए, जेवर बेच देता है कि एक घर बन जाए, अपने छोटे छोटे बड़े खर्चों में कटौती करता है कि एक बड़े शहर में अपना घर हो जाए, ताकि ज़िंदगी में कुछ किया कुछ बनाया इस बात का एहसास बना रहे और बेकार के किराए से वो बचा रहे। हालांकि महीने की ईएमआई भरते भरते उसके घर का बजट बिगड़ जाता है, लेकिन आशियाने की आस में वो मेहनत की कमाई से ये किस्त ज़रूर देता है कि इस आशा के साथ कि उसको घर है। जब लेकिन उसके घर के सपने पर पानी फिर जाए, उसे घर ही ना मिले, तो फिर वो क्या करे। यानी कि अपनी जो जमा पूंजी थी वो दे दिया, उसके बाद भी उसको घर नहीं मिल रहा है, लोन हो गया, उसकी किस्त भी जारी, लेकिन घर नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में न जाने कितने ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने बायर्स को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, एक फ्लैट उनको नहीं दिया और उनका पैसा लेते चले जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट पर कुल 164 ऐसे बिल्डरों की लिस्ट डाली है जो कि डिफॉल्टर हैं। कई बड़े नाम उसमें शामिल हैं और अभी भी खास बड़ा नाम जिसे हम बताएं, क्रेडाई के अध्यक्ष रहे अनिल शर्मा की कंपनी आम्रपाली बिल्डर्स इसमें बड़ी आगे है, जो कि बड़ी फाल्ट कंपनी साबित हो चुकी है। कंपनी पर आरोप है कि इसने निवेशकों के हकों को मारने के साथ साथ कई तरह की मनमानियां भी की। इसके खिलाफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एक आशियाने का सपना हर किसी का होता है और अपने इस सपने को साकार करने के लिए लोग न सिर्फ अपने खून पसीने की पूरी कमाई बिल्डरों के हाथों में सौंप देते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर बैंक से लाखों रुपया कर्ज भी ले लेते हैं। हालांकि महीने की ईएमआई भरते भरते उनके घर का बजट भले ही बिगड़ जाता हो, लेकिन आशियाने की आस में वो अपने मेहनत की कमाई से हर महीने की किस्त जरूर भरते हैं। लेकिन जब उनके सपनों पर पानी फिर जाए और खून पसीने की कमाई डूबने की कगार पर पहुंच जाए तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा आप भी आसानी से लगा सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इन लोगों के साथ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में आज भी न जाने कितने ऐसे बिल्डर हैं जो बायर्स से पैसा तो पूरा ले चुके हैं, लेकिन फ्लैट का कहीं कोई अता पता नहीं। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट पर कुल 164 ऐसे बिल्डरों की लिस्ट डाली है जो डिफॉल्टर घोषित किए जा चुके हैं।
जिसमें कभी क्रेडाई के अध्यक्ष रहे अनिल शर्मा की कंपनी अम्रपाली बिल्डर का भी नाम शामिल। कंपनी पर आरोप है कि इसने निवेशकों के हकों को मारने के साथ साथ कई तरह की मनमानी भी की है, जिसके खिलाफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई शुरू कर दी। 2013 में यहाँ के सभी बायर ने बुक करे थे। आज आपने देखा होगा यहाँ पर प्रोजेक्ट पर सिंगल स्टोरी बनी है, कई जगह खड्डा भी नहीं करा हुआ है फ्लैट बनाने के लिए। तो ये बायर को फ्लैट कब देंगे? तो कॉमर्शियल शॉप्स हैं यहाँ पर और लोगों ने अपनी हार्ड एंड मनी लगाई हुई है यहाँ पर। बिल्डर बात करने के लिए तैयार नहीं है और जब भी बायर जाता है बिल्डर से बात करने के लिए और उसको धमकाया जाता है, बात करने के लिए तैयार नहीं होता है बिल्डर, तो धमकियां दी जाती हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं इसीलिए कि भाई यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए हम मजबूरी में यहाँ पर आए हुए हैं। तो सभी बायर हैं यहाँ पर। सारा पैसा इसमें 12 लाख रुपया लगा दिया जो मुझे रिटायरमेंट पे मिला था। एक फूड कोर्ट बना के काम शुरू करने का था, आज तक उन्होंने शुरू भी नहीं किया है और मैं इस समय बड़ा परेशान हूँ। मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि 4 साल बाद भी और इसके हमें दो फूड कोर्ट में दुकान मिल पाएगी। जो बिल्डर्स डिफाल्टर घोषित किए गए उन पर तीनों प्राधिकरणों का सैकड़ों करोड़ रुपया बकाया। आरोप है कि इन बिल्डरों ने बायर्स से तो पूरे पैसे ले लिए, लेकिन न तो प्राधिकरण को जमीन का पूरा पैसा जमा किया और न ही फ्लैट्स के निर्माण कार्य को ही तय वक्त पर पूरा किया। जिसकी वजह से बायर्स को पोजीशन मिलने में लगातार देरी हो रही है, लेकिन बिल्डर है कि किसी की परेशानी सुनने को तैयार नहीं। तो वहीं बायर्स दोहरी मार झेलने को मजबूर। एक तरफ तो उन्हें फ्लैट की ईएमआई भरनी पड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ किराए पर भी रहने को मजबूर है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द बिल्डरों की मनमानी से परेशान लोगों की मुसीबतों के समाधान किए जाने की भी अपील की। उनके साथ बायर्स एसोसिएशन के भी तमाम लोग मौजूद रहे। नोएडा से विधायक पंकज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात उन्होंने की है। पंकज जी, आज जो बायर्स की पूरा जो प्रतिनिधिमंडल मंडल जो है आप लेकर आए थे, क्या समस्याएं हैं, क्या बातचीत? देखिए, समस्या ये है कि बहुत पहले से कई वर्ष हो गए उनको उनका हक मिलना चाहिए था, मकान मिलने चाहिए थे, लेकिन जो टाइम फ्रेम निकल गया, कई साल बीत गए, लेकिन अभी तक उनका हक नहीं मिला। अपार्टमेंट्स उनको नहीं मिले। यह मांग थी उनके तरफ से, ये मांग थी कि अब आने वाले समय में उनको इंसाफ मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि बातचीत करके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब लोगों को बिठाकर चर्चा करने के बाद इसमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये बहुत साफ सा निर्देश है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कई सालों से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग हैं, जिन्होंने मकान खरीदे, जिन्होंने फ्लैट खरीदे थे वो अभी तक परेशान हाल में है, तो और किन किन बातों पर चर्चा हुई है और किस तरह से उनका निराकरण किया जाएगा? मैंने कहा ना कि इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें जो लोग भी कहीं से भी आते हैं, उन सब लोगों को बिठाकर उन समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी समस्या है और पुरानी सरकारों के द्वारा दी गई समस्या है। मैं समझता हूँ कि उसके समाधान के लिए अब यह सरकार कृतसंकल्पित है और निश्चित रूप से इसका समाधान। मानते हैं कि पिछली सरकारों ने उन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया या उन तमाम चीज़ों पर अगर वो ध्यान दिया होता, आज जो भी एसोसिएशंस हैं उनका कहना था कि वो आज से नहीं 7-8 साल से इस जगह पर आकर अपना मौका, अपनी बात रखना चाहते थे, अपनी गुहार लगाना चाहते थे, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय भी दिया और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, तो इससे निश्चित रूप से लोगों को, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लोगों को आशा भी है, उम्मीद भी है और यह सरकार उनकी आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने का काम भी करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पंकज सिंह, जिनका साफ कहना है कि नोएडा में जिन जिन बिल्डरों ने इन तमाम चीज़ों को जो है वो रख रखा है और जिस तरह से लोगों को फ्लैट और पोजीशन नहीं मिल पाए हैं, उन पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त बहुत सख्ती से निर्देश उन्होंने दिए हैं और सबको बिठाकर और मिलकर एक साथ एक अहम फैसला लिया जाएगा। बीजेपी विधायक पंकज सिंह की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बायर्स को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की बात कही। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है कि इन बायर्स को कब तक न्याय मिल पाएगा। साथ ही हजारों लोगों का सैकड़ों करोड़ रुपया दबाए बैठी इन कंपनियों से निपटने के लिए सरकार कैसे निपटेगी? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आपने तमाम बातें इस रिपोर्ट के जरिए देखी, किस तरह की परेशानी से बायर्स यानी क्रेता जिन्होंने मकान खरीदा है, उम्मीदों के साथ वो आज जूझ रहे हैं, उन परेशानियों को भुगत रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेहमान हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं रजनीकांत मणि जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं और इस वक्त बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिनकी पिछली सरकार रही है और क्या कमी रह गई जो आज बायर्स को आज भी ये तकलीफ झेलनी पड़ रही है, उस पर हम बात करेंगे उनसे। इसके अलावा प्रमोद कुमार जी हमारे साथ हैं, जो खुद एक बायर हैं, एक क्रेता हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो ये तीन खास मेहमान हमारे साथ हैं। मैं प्रमोद जी का रुख सबसे पहले करूंगा, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। प्रमोद जी सबसे पहले अपनी तकलीफ को बताएंगे, उसके बाद हम हमारे दोनों मेहमानों से बात करते हैं। प्रमोद जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए और ये बताइए कि आपके साथ कहाँ क्या गड़बड़ हुई। आपने भी यहाँ नोएडा में एक मकान खरीदा, एक उम्मीद के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, लेकिन क्या हुआ? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं जेपी वेस्ट टाउन नोएडा में 2012 में अपना फ्लैट बुक किया था जी। इस उम्मीद के साथ किया था कि हमें 3 साल में अपना मकान मिल जाएगा तो हम वहाँ शिफ्ट करेंगे। 2012 के बाद 2015-16 में जब मैं वहाँ विजिट करना स्टार्ट किया कि अपना मकान मुझे मिलेगा, तो मुझे दिखाई पड़ता है कि वहाँ पे हर सैटरडे संडे को लोग स्ट्राइक करते हैं, बायर्स आते हैं। जिनका मकान 2007 में जिन्होंने लिया था उनको 2010 में मिल जाना चाहिए। 2015-16 में उनका मकान ना मिलने के कारण मैं बहुत दुखी हुआ। उसके बाद लगातार हमने प्रयास करने की कोशिश की कि जेपी मैनेजमेंट से हम बात करें, जेपी मैनेजमेंट से हम जानकारी कलेक्ट करें कि हमारा मकान कब तक मिलेगा। हम लगभग अप्रैल 2016 से अब तक कंटिन्यूअसली अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जेपी मैनेजमेंट के पास जब भी जाते हैं हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती है, या तो इतने बायर्स होते हैं कि आज की डेट में ऑफिस को बिल्कुल किला बना दिया गया है। जब भी वहां हम पहुंचते हैं कभी कभी टुकड़ों में बात की जाती है, कोई मैनेजमेंट का बंदा मिलता नहीं है, कोई कंक्रीट रिजल्ट हमें नहीं प्राप्त होता है। हमने उस माध्यम से धीरे धीरे करके जब सभी बायर्स इकट्ठा हुए, जेपी वेस्ट टाउन में लगभग 25 से 30 सोसाइटीज हैं, लगभग सभी बायर्स का यही हाल है। हमने मई 2016 में एक जजमेंट आया एनसीडीआरसी में, जिसमें कुछ बायर्स को उसमें पेनाल्टी के तौर पे और मकान दिलाने के लिए जजमेंट आया और वो बायर्स के पक्ष में। उसके बाद हमने कानूनी राय लेने की कोशिश किया, लेकिन हमें उसमें भी कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ी। सभी बायर्स, लगभग 35,000 बायर्स इसमें हैं। इसमें 35,000 में लगभग 5,500-5,000 के बायर्स लोगों को अभी तक मकान मिला है। नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं आपको कोई कानूनी उसमें फायदा नहीं हो रहा या मदद नहीं मिली, तो क्यों? अथॉरिटी क्या कहती है? और कानून भी तो इसके लिए है ना, आप लोगों की मदद करने के लिए कोई तो रास्ता होगा। क्या आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इस सिलसिले में? एक्चुअली हम लोगों ने जो बायर्स हैं वो सभी का फ्लैट लगभग 40 लाख से लेकर के 1 करोड़ 1.25 करोड़ के बीच में है जी। जो रूल एंड नॉर्म्स बने थे, एनसीडीआरसी हमारा दिल्ली में पास पड़ता है, हमने वहां का कोशिश करने की कोशिश की कि वहां से कुछ हमें निर्णय मिले, लेकिन अक्टूबर 2016 तक हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि हम किस कोर्ट में जाएं, किस अदालत में जाएं, किस जगह पे जाएं। हमने पहली कोशिश जेपी मैनेजमेंट से मिलने की कोशिश किया, उन्होंने हमने 21 मई 2016 को मीटिंग किया, 11 जून को हमने मीटिंग किया,
उसके बाद नहीं, सितंबर तो मीटिंग वो किया। कहते क्या है आपने, जब आप लोग उनसे कहते हैं कि भाई आपने हमारी डेडलाइन में हमको मकान हमारा क्यों नहीं दिया, उनका क्या जवाब रहता है? उनके पास फंड नहीं है। हमें बड़ा सुन करके आश्चर्य होता है कि लगभग 35,000 बायर्स हैं, उनमें जब मुझे अब तक की जो जानकारी हुई है लगभग सभी बायर्स ने सारे बायर्स ने 40 लाख से 90 लाख रुपए उनको दे रखे हैं। लगभग 95% पेमेंट लोग जेपी मैनेजमेंट को दिया जा चुका है। उसके बाद हमें जब सुनाई पड़ता है कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, हम यहां से पेमेंट इकट्ठा कर रहे हैं, यहां से फंड आ जाएगा, ये सुनते सुनते हमने अपने 6 महीने साल भर निकाल दिए। उसके बाद भी हमें आज हम बहुत कोशिश करते हैं किसी तरीके से हमें जानकारी हो कि हमारा मकान कब मिलेगा। आज मैं अगर अपने सोसाइटी की केवल बात करूं, जो मुझे जानकारी है, मैं वहां जाके देखता हूं तो 25% काम केवल हो रखा है। अभी 75% काम होना है। आज की डेट में ढांचा खड़ा हुआ है, हम बारिश के टाइम में वहां विजिट करते हैं तो देखते हैं ये ढांचा क्या सिचुएशन होगी। 38 फ्लोर के मकान हैं, अगर इनकी ये दशा है, जब तक ये बन के तैयार होगा तब तक इनकी क्या हालत होगी। साइड बाय कहते हैं कि पैसा नहीं है, अब पैसा नहीं है उनके पैसा नहीं है तो फिर आएगा कहां से? इतना पैसा आपने ले लिया, उसके बाद भी पैसा नहीं, मतलब ये तो खुला धोखा है, ये एक तरह की ठगी है, फ्रॉड है, खुलेआम बेवकूफ बनाने की कोशिश है। और यहां पर शासन प्रशासन का रवैया इनके खिलाफ जैसा होना चाहिए वो नहीं है। ये ज्यादा दुख की और चिंता की बात है। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए विधायक हैं आप, उनसे उनके पास चलते हैं और फिर मनोज यादव जी के पास चलेंगे। लेकिन मैं विधायक जी के पास जाने से पहले मनोज यादव जी के पास चलूंगा। मनोज यादव जी की सरकार थी, ये तकलीफ पिछले 10 साल से हो रही है, मतलब बसपा की भी सरकार निकल गई, सपा की भी निकल गई। मनोज जी देखिए कितना दुखी है एक आम आदमी, और वो आपकी सरकार में भी 5 साल रहा इस तकलीफ से। आप लोगों ने उसको न्याय दिलाने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे चैनल पर ही आज भी बायर्स कह रहे थे कि और पंकज सिंह भी कह रहे थे और उनके साथ गए लोग भी कह रहे थे कि जब वो मुलाकात, इस बार तो योगी आदित्यनाथ ने मिल लिया, मुख्यमंत्री ने मिल लिया, उससे पहले तो मुलाकात भी नहीं करवाई जाती थी, नहीं करते थे। ये हालात थे, क्या कहेंगे? इमरान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहूँगा कि अगर ये आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी बिल्डरों से या जो भी प्रॉब्लम से उनसे मिल नहीं पाते थे, तो ये तो एक निराधार बात है। अगर ऐसा कोई सबूत है कि किसी बिल्डर ने अपॉइंटमेंट लिया और उन्होंने मुलाकात नहीं की, वो किस तरह लोगों से मिलते थे, ये एक आम कार्यकर्ता जानता है, प्रदेश का और पार्टी का भी। मैं अभी अपने प्रमोद जी की बात सुन रहा था, ये जरूर एक विषय है, पीड़ा का विषय है। कोई अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई अगर मकान में लगाता है और उसको मकान नहीं मिलता है तो ये मुद्दा है। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये फ्लैट वाला मुद्दा अभी 1-2 साल पहले एक बार बीच में कायदे से उठा था और इस पे आप मीडिया के लोगों ने भी बहुत जोर शोर से इस बात को उठाया। बिल्कुल जी। लेकिन 2016 में नोटबंदी होती है और नोटबंदी के बाद एक ये स्थिति जो आज हमारे आपके सामने आई है फ्लैट वाली, ये मुद्दा और भी विकराल होने जा रहा है। प्रमोद जी की बात में बड़े ध्यान से सुन रहा था कि बिल्डर कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। क्या पैसे कहां से आते थे बिल्डरों के पास? इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पैसे किस तरह से लोग अपना इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा जरिया था, सभी लोग पैसा अपना लगा रहे थे। लेकिन नोटबंदी के बाद जो हश्र हुआ है सर मनोज जी, 8 नवंबर 2016 से नोटबंदी हुई है, ये बातें तो 2007 से बता रहे हैं। 2007 वाले को जिसको 10 में मिलना था वो नहीं मिला, 10 वाले को जिसको 14 में 13 में मिलना था वो नहीं मिला। वहां कहां की नोटबंदी थी? आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हम बायर्स अप्रैल से स्टार्ट किया था, मिलने की कोशिश किया था। लगभग 5 से 10 हजार लोगों ने एक एप्लीकेशन बना करके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भेजा है, उस पर साइन किया है, प्रॉपर तरीके अभियान चलाया गया है। हमने बहुत कोशिश किया, हर टाइम पे हमें कोई रिस्पांस कहीं से नहीं मिला। हम अपनी बात लगा रहे हैं। मनोज जी जवाब दीजिए, और नोटबंदी का बहाना मत लाइए। आज वो 8 नवंबर की बात के हालात हैं, ये 2007 से आज तक भी कई ऐसे बाढ़ से जिनको मकान नहीं मिला। आपकी सरकार भी निकल गई, बहन जी की सरकार भी निकल गई। अगर प्रमोद जी, अगर आपने पत्र दिया है और पत्र होने के बावजूद आपका अगर मुलाकात, आप सभी लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई, तो ये बड़ा गंभीर बात है कि आखिर आप लोग
मैं तो जनता दर्शन में देखता था, तमाम सारे लोग आते, तमाम डेलीगेट्स आते थे, सभी से मुलाकातें होती थी, लेकिन ये आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। सर, हमने उसी टाइम में हमने जून में नोएडा एक्सप्रेसवे पे जब सभी बायर्स इकट्ठा हुए थे, उस समय के जो एसपी सिटी हैं वो हमारे सामने मीडिएटर बन करके जेपी मैनेजमेंट के साथ में एक एमओएम साइन किया था, जिसमें उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था कि हम आपकी जो प्रॉब्लम है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमें उसके बाद हम जून के बाद हम अगस्त में 22 अगस्त 2016 को एक एप्लीकेशन हमने एफआईआर के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा में एसएसपी ऑफिस में देते हैं। उस पर कोई चर्चा, कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। कंटिन्यूसली हमारे जो टीम के मेंबर हैं मिस्टर मित्रो जी एंड शशि गर्ग साहब, जिनकी एफआईआर 15 अप्रैल 2017 को फाइल हुई है, उन्होंने लगातार उनसे कोशिश किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद हमारे दिल में एक आशा जगी कि अब गवर्नमेंट चेंज हुई है। हमने उस पर प्रयास करना स्टार्ट किया। 10 अप्रैल 2017 को हमने एसएसपी ऑफिस जा करके उनसे प्रॉपर तरीके से मिले, धर्मेंद्र जी से हमने मिले। उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया कि हम आपकी मुलाकात जेपी मैनेजमेंट के जो भी लोग हैं उनके साथ और बायर्स की मीटिंग 15 अप्रैल 2017 को आपको कराएंगे। हमने उनको टाइम दिया, उन्होंने 14 तारीख को बोला, हमने कहा एक दिन और रखते हैं, शनिवार का टाइम है, हमने उनको रखा। हम जब 15 तारीख को वहाँ पहुँचते हैं, मैनेजमेंट कहता है कि हम आपको 17 तारीख को मिलेंगे। हम बायर्स लगभग 1.5 साल 2 साल से, जो मेरी जानकारी जितनी है, बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं 2007 से मिलना चाहते हैं, 2007 से कोई रास्ता निकाल रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिला। जो शशि गर्ग साहब हैं, इनको 2010 में मकान मिल जाना चाहिए, 2010 के ये भटकते हुए यहाँ पे हैं। आज 17 हो गया। हाँ, आज 17 हो गई। हमने जब उनसे मुलाकात करने की कोशिश किया। प्रमोद जी, अगर मैं इस बात को मान के चलूं कि आपसे अभी तक पिछली सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, तो मैं पूरी तरह से आश्वासित हूं कि अब जो भाजपा की सरकार आई है प्रदेश में, उसमें आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान जल्द से जल्द होगा। इसका जवाब हम रजनीकांत जी से ले लेते हैं। विधायक जी, आप सुन रहे हैं, पूरी बात को आपने सुना। क्या भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के राज में भी बिल्डर मस्त और बायर्स पस्त रहेंगे, या उनको अब कुछ राहत मिलेगी? हालांकि मुख्यमंत्री ने आज उनसे मिला है, तमाम कोशिश तो हुई, लेकिन एक्शन होना चाहिए। डर नहीं बैठ रहा है। ये बिल्डर्स डरते क्यों नहीं है? क्या पैसा इनका लगा हुआ था इलेक्शन में? क्या बात क्या है? क्यों ये लोग खौफ नहीं खाते हैं? क्या बड़ी फंडिंग करते हैं राजनीतिक दलों को? क्यों नहीं डरते हैं ये लोग? मेरा मानना ये है कि इसके पहले जो पिछली सरकारें रही हैं वो कहीं ना कहीं बिल्डरों के साजिश में रही। या तो बिल्डर उनकी मदद करते रहे हैं, या जो सरकार में लोग शामिल हैं वो लोग उनकी मदद करते रहे, जिसके वजह से इसका कोई परिणाम नहीं आया। और जब हमारे लोग जाते थे उनसे संपर्क करने के लिए अपनी समस्याओं को लेके, तो उन्हें सुना नहीं जाता था। लेकिन आज हमारे विधायक जिन्हें जो प्रस्ताव दिया है हमारे मुख्यमंत्री को, निश्चित तौर पर उस पर अमल होगा। और हमने तो सरकार ही लोगों को न्याय देने के लिए बनाई है कि लोगों को न्याय मिले। नहीं, न्याय तो आप, और न्याय मिलेगी, ये मुझे नहीं, मैं इसलिए बार बार आपसे पूरा विश्वास है कि इनको न्याय मिलेगी। ठीक है, आपका यकीन है, हम सबका यकीन है, और इन लोगों का भी यकीन है। अब ये चाह रहे हैं कि निज़ाम बदला है तो इनकी ज़िंदगी में भी बदलाव हो, लेकिन आप सोचिए कि कितना इंसान अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इंतज़ार में लगा दे। आज भी जो सरकार बनी है उसको क्या त्वरित एक्शन नहीं लेना चाहिए? कम से कम वो जिनका 2007 से, आप सोचिए, जिसके 2007 से इसको 10 में मिलना था वो आज तक नहीं मिले, उसको दिलाने के लिए तो पता नहीं सरकार को क्या कर डालना चाहिए इस वक्त। कितनी बड़ी लापरवाही है बिल्डर्स की, कितना उन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। आप भी इस चीज़ को समझते होंगे। जी नहीं, हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और आपको नजर भी आएगा कि हमने त्वरित कार्रवाई भी किया। मैं इंडिया वाइस न्यूज़ चैनल के माध्यम से रजनीकांत जी से एक गुजारिश करूंगा। हमने लगभग 225 बायर्स ने 15 अप्रैल 2017 को नोएडा 135 सेक्टर में एक एफआईआर दर्ज की गई है शशि गर्ग के नाम से। अभी तक उसमें हमें कोई जानकारी नहीं है कि उसमें क्या एक्शन किया गया है। हम आपसे विनम्र निवेदन है कि उस पर आप थोड़ा सा संज्ञान लें और उसमें एक जो भी कार्रवाई हो उसको आगे बढ़ाएं। रजनीकांत, निश्चित मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर मैं भी बात करूंगा और उसके क्राइम नंबर पे सोचूंगा, मिलूंगा और कहूंगा भी कि कोई कार्रवाई हो निश्चित तौर पर। ठीक है, पर मनोज जी, एक यहाँ पर सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि जिस तरह से ये हालात बने,
आप भी सत्ता में रहे हैं, आप भी चीज़ों को अच्छे से जानते समझते हैं। अथॉरिटी जो इन तमाम समस्याओं के निदान के लिए बनाई गई है, उसके हाथ कहाँ बंद जाते हैं बिल्डर्स के आगे? आखिर क्या दिक्कत क्या होती है जिसकी वजह से लोगों को इतने बड़े पैमाने पर परेशान होना पड़ रहा है? मैं आपसे इस बात का जवाब लूंगा मनोज जी, क्योंकि आपने इस चीज़ को समझा होगा, देखा होगा। आप उसको राजनीतिक रूप से ना लेते हुए उसको बताइएगा, उसकी वजह बताने की कोशिश कीजिएगा, वो हम जरूर जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और रजनीकांत से भी मेरा यही सवाल रहेगा। उन दोनों के जवाब के बाद हम असली जो तकलीफ है जो बायर भुगत रहा है उससे भी जानेंगे कि वो फिर क्या ये दोनों जो बात कर रहे हैं वो उसको कितना उससे मैच कर पा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस समस्या का की जड़ कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, वो भी निकलकर इस चर्चा में सामने आनी चाहिए। हल तो निकल कर सामने आनी चाहिए ताकि कुछ बेहतर हो, समस्या की जड़ भी सामने आनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अभी लौट रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि योगी दिलाएंगे फ्लैट। तो बड़ा सवाल, योगी क्या बायर्स को उनके फ्लैट दिलाएंगे जो उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई है? ये एक बहुत अहम सवाल है। पिछली सरकारों से बेहद नाराज, बेहद मायूस बायर्स ने अब योगी सरकार का रुख किया है, यानी क्रेताओं ने, और खासतौर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जो कि एक अलग दुनिया बस रही थी, ये कहा जा रहा था, दिल्ली से लगा हुआ है। और आम इंसान ने, एक मध्यम वर्गीय ने अपने सपनों की दुनिया उसको देखा, समझा और उसको ऐसे ऑफर और ऐसे ख्वाब भी दिखाए गए और वो उसमें फंस गया। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो आपके सामने है और हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी मेहनत की कमाई फंसी हुई है। नोएडा प्राधिकरण ने बायर्स के साथ मीटिंग करके इस मसले का हल निकालने की पहल जरूर की, लेकिन इसका भी कोई सार्थक हल निकलता नहीं दिख रहा है। दो फ्लैट्स उन्नति फॉर्च्यून लिमिटेड में बुक थे 2012 में, और आज करीब 4.5 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, और अब तक हमको फ्लैट के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। करीब 3 महीने पहले हमारे पास एक लेटर आया उन्नति फॉर्च्यून का कि आप 5% जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके अलावा मेंटेनेंस का 1,08,000 रुपया, प्लस मेंटेनेंस सिक्योरिटी का 37,000 रुपीज़, प्लस टेलीफोन कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, प्लस गैस कनेक्शन, इस सब के पैसे उन्होंने हमसे मांगे। और उन्होंने कहा कि ये पैसे हमको 5% जो लास्ट हमारा इंस्टॉलमेंट है उसके साथ देने चाहिए। जबकि हालत ये है कि अभी कोई भी उम्मीद नहीं है कि हमारे जो फ्लैट्स हैं वो 9 महीने से लेके 1 साल के बीच में मिल पाएंगे। And possession was 36 plus 6 months, 42 months. It should have been given by 2015 beginning. आज 2017 हो गया है, मार्च 2017 बताया था वहां तक हम कर देंगे, दे देंगे, नहीं है तो 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पेनल्टी देंगे, बट देयर इज नो पेनल्टी, नथिंग। एंड आज का मीटिंग में भी कहां तक वो प्रिपेयर्ड थे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू। 8 दुकानों की बात आई, समय दिया गया, समय बीत चुका है, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। या तो उसको कंपाउंड करा सकते हैं, पैसा जमा कर कंपाउंड होगा, या तो तोड़ा जाएगा। यही 2 रास्ते हैं। कितने दिन के लिए, कितने दिन में ये तोड़ा जाएगा शॉप? 1 हफ्ते मैक्सिमम। सर 1 हफ्ते का टाइम ऑलरेडी निकल चुका है। नोटिस दिया जा चुका उनको, उन्होंने जवाब नहीं दिया। या तो कंपाउंड करा सकते हैं या तो तोड़ा जाएगा। कोई भी निर्माण अगर आदमी अवैध करता है तो या तो तोड़ने लायक होगा, टूटेगा, या तो कंपाउंड होगा तो कंपाउंड करेगा। अम्रपाली प्लेटिनम में जो कल अपनी उसकी नोटिस अभी जा रही है, लेकिन हमने मीडिया को बता दिया था कितना क्या क्या पाया गया है, उससे भी कार्रवाई होगी। नोटिस जाएगी, 1 हफ्ते का समय, नहीं तो कार्रवाई। तो ये पैसे की ताकत है, ये पैसे की ताकत है जो दूसरों को परेशान करने में लगाई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये पैसा जाता कहाँ है, ये भी एक बड़ा सवाल। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, आप पिछली सरकार में भी रहे, और जैसा कि वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से बहुत कोशिश की गई बायर्स को न्याय दिलाने के लिए उनकी सरकार की तरफ से, लेकिन बायर्स साफ इस बात से इनकार करें। मनोज जी आप बताइए, इतना पैसा बायर्स से ले लिया जाता है,
आपको कुछ बता पाएंगे कि जाता कहाँ होगा? जब ये लोग बिल्डर्स ओनर होते हैं कि पैसा हमारे पास नहीं है, 90-95% तक पैसा ले लेने के बाद भी ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, फिर इनको इनकी इस बात को फिर कैसे इस बात को नकारा जाए या कैसे न माना जाए? कोई तो होगा जो इन पर दबाव बनाए, ये एक बड़ा सवाल है। इमरान जी, जैसा कि प्रमोद जी कह रहे थे कि ज़्यादातर बिल्डर ये बात कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, तो मैं ये बात बिल्कुल कहूँगा, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी से ये गलती हुई, उन्होंने उन बिल्डरों को जेल नहीं भेजा, तो मैं चाहूँगा कि भाजपा की सरकार जो भी बिल्डर हैं उनको जेल भेजने का काम करेगी। और इसका उदाहरण सहारा सुब्रतो राय जी हैं। दुनिया देख रही है कि वो काफी दिनों तक पैसे का ही, पब्लिक के पैसे की बात थी और उनको जेल में रहना पड़ा। अंतिम समय कैसे आए और क्या क्या घटनाएं उनके साथ घट रही है सभी को पता है। सहारा सुब्रतो राय एक जाना माना उद्योगपति चेहरा है हिंदुस्तान में, क्या ये सहारा सुब्रतो राय से बड़े लोग नहीं हैं? आज अगर ये हम पे आरोप लगता है कि सपा सरकार में उनको संरक्षण था, तो अब उनके ऊपर कोई संरक्षण नहीं है और तत्काल रूप से, आप भी कह रहे हैं, ये भी बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बीजेपी को इन सभी लोगों को पकड़ के तुरंत जेल भेज देना चाहिए। ये विजय माल्या नहीं है कि ये देश छोड़ के चले गए, ये सब यही है, दिल्ली में ही है, दिल्ली की सरकार के है और भारत की सरकार के अंतर्गत ये लोग रहने वाले लोग हैं। तुरंत मिल जाएंगे, जेल भेजिए। सुब्रतो राय जी पैसा जमा कर रहे हैं और जैसे ही ये लोग जेल जाएंगे पैसा तुरंत जमा होगा। रजनीकांत मणि जी, विश्वास है। रजनीकांत मणि जी क्या कहेंगे? जी जी, देखिए, पहली बात ये है कि पहला प्रश्न ये है कि पैसा कहाँ गया, ये महत्वपूर्ण सवाल है जी। मेरा मानना ये है कि ये जो बिल्डर्स होते हैं वो यहाँ अपना कैपिटल धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं और दूसरी जगह अपना काम शुरू कर देते हैं जी। और जो यहाँ के हमारे जो लोग मकान लेना चाहते हैं वो फिर अपना इधर उधर घूमते रहते हैं और इनका कारोबार दूसरे जगह दूसरे स्टेट में भी चलता रहता है, जिसके वजह से ये अपना लॉन्ग टर्म कारोबार करते हैं उसी पैसे से। मेन कारण यही होता है कि ये समय से लोगों को अपने मकान नहीं दे पाते जी, क्योंकि इनका पैसा एक जगह नहीं टिकता है, इसका मूवमेंट ये दूसरे स्टेट में भी काम करते हैं। अगर इनकी छानबीन की जाए तो पता चलेगा कि ये दूसरे स्टेट में भी आप देखेंगे दूसरे नाम से काम करते हैं बिल्कुल। और अपनी पूंजी को ले जाके वहां इन्वेस्ट करते हैं और हमारे उपभोक्ताओं को, जो यहाँ के उपभोक्ता वो परेशान होते हैं, फिर उस स्टेट का पैसा दूसरे स्टेट पे लगाते हैं। तो इस पे इनके, लेकिन बड़ा सवाल ये ना कि फिर हमारी सरकारें क्या कर रही है, हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? या तो इनके नए प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन ही नहीं करना चाहिए, उसके लिए पूरी व्यवस्था है, तो क्या नजर मतलब रखी नहीं जाती है, मुंह फेर लिया जा रहा है वो किसी भी वजह से, और या कोई भी सरकार? मैं रजनीकांत, जहां तक मुझे जानकारी है कि पिछली सरकारों के लोग भी उसमें शामिल रहे होंगे, जब तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई विधायक आवाज नहीं उठाया। आज की तारीख में हमारे विधायक आवाज उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले। पिछली सरकार ने आवाज उठाया होता तो आज उपभोक्ताओं को इतनी परेशानी नहीं होती और लोगों को अपना अपना आशियाना मिल गया होता। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रमोद जी, मैं रजनीकांत जी को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हम जेपी के, जिसमें जेपी वेस्ट टाउन का जो प्रोजेक्ट है, इसका सारा हमने एक बहुत हमें जानकारी जितनी आई कि जेपी को गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं और हमारा एक विश्वास था, बहुत बड़ा ग्रुप है, इनके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे वर्क डिफरेंट स्टेट में चल रहे हैं। लेकिन आज जो सिचुएशन दिखाई पड़ती है कि इनका बहुत सारे प्लांट्स बिक रहे हैं। बिकने के बाद बैंक ने अभी, एक्सिस बैंक ने अभी इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसको टेक ओवर कर लिया। सीमेंट प्लांट इनका बिक रहा है। हमें यही नहीं पता है कि ये इनके पास क्या स्थिति, आज की फाइनेंशियल स्थिति है, क्या हमें ये दे पाएंगे। प्रोजेक्ट जहां चल रहा है वहां देखने के बाद ही लगता है कि हमारा 10 साल 7 साल भी लग जाएंगे, शायद हमें प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब प्लस सही बात है ये कि एक तरफ का पैसा दूसरी तरफ गया है, वो कहाँ गया है उसकी जानकारी गवर्नमेंट को होनी चाहिए। गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्टिगेट करे, जानकारी कलेक्ट करे। हम तो नॉर्मल बायर हैं। एक टाइम था जब हमसे कोई पेमेंट लेना होता था, जेपी हमें 10 बार मेल करता था या डिमांड लेटर भेजता था। आज स्थिति हमारी ये है कि हम उनसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जानकारी कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम उनसे मिल नहीं सकते। किले की तरह हुआ है, हम कोई इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करना चाहते हैं कि हमारा मकान कब मिलेगा। किसी को 2019 बताया जाता है, किसी को मार्च 2017 बताया जाता है, किसी को 2020 बताया जाता है, किसी को 2021 बताया जाता है। प्लस सब जो अथॉरिटीज़ हैं वो प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, तो हमारे लिए बड़ी अनिश्चितता का माहौल है।
हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि जेपी मैनेजमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दिए जाए कि जितने भी 35,000 बायर्स हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको आप एक सही गवर्नमेंट के माध्यम से, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो या एडमिशन का रिप्रेजेंटेटिव हो, वो उनके माध्यम से हम सभी बायर्स को एटलीस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, जानकारी प्रोवाइड किया जाए। क्या स्थिति है? बहुत अहम बात कही। मैं कम से कम नई सरकार ये इंतजाम तो कर सकती है। ये विधायक जी, ये तो इंतजाम किया जा सकता है कम से कम। आज से हमने शुरू किया है, निश्चित तौर पर रोज नए नए प्रगति से आपको जानकारी देते रहेंगे कि हम इन बिल्डर्स के बारे में क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और नियमित तरीके से हम तो मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि इतनी बड़ी समस्या है, इसको नियमित तरीके से संचालित किया जाए और इस पर पूरी नजर रखी जाए, और हम क्या क्या सूचनाएं कलेक्ट कर सकते हैं और उन सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार से हम अपनी इन समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं, क्योंकि न्याय दिलाने के लिए हम आए हैं और हम तो वादा करके आए हैं और आज भी वादा कर रहे हैं। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे पहले। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं मनोज जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ एज अ बायर कि हमने जितनी भी आवाजें यहाँ पे उठाई हैं, अब तक हम लगातार 2 साल 3 साल से अपनी बात उठाते चले आए हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, बहुत सारे कम्युनिकेशन किया। मैं मनोज जी के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, या मैं अपने बायर्स के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सपा सरकार के टाइम में या मायावती जी के सरकार के टाइम में क्या हमारी बातें आपके तक पहुँची हैं? अगर पहुँची है तो उसमें आपने क्या कार्रवाई की है, और क्या हमारी प्रॉब्लम से आप कितना % अवगत हैं? हमें आपसे ये जानकारी मिले, हम कम से कम इस आश्वस्त हों कि गवर्नमेंट अगर बनती है तो वो पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक की व्यवस्था के लिए बनती है, जानकारी के लिए बनती है। हम आपसे ये जानकारी इकट्ठा चाहते हैं। मैं प्रमोद जी आपकी बात से ही शुरू करूंगा मिलाते हुए कि आपने कहा कि कई बार प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से आप बायर्स की मुलाकात नहीं हो पाई। ये मुझे सुन के ही बड़ा हास्यप्रद लगता है कभी कभी, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं जब मुख्यमंत्री को जनता दरबार में एक छोटे से किसान को मिलते देखता हूँ, एक विधवा को मिलते देखता हूं, एक रिक्शे वाले को मिलते देखता हूं, तो मैं इस बात को यकीन नहीं करता हूं कि बायर्स की टीम आई और उससे मुख्यमंत्री जी जनता दरबार में भी नहीं मिले। इस बात का मैं खंडन कर रहा हूं। आपने कोई एसोसिएशन के थ्रू मिलने की कोशिश की होगी, उसकी मेरी बात को मैं नहीं मान रहा हूं कि हो सकता है एसोसिएशन से ना मिले हो, लेकिन अगर एज ए बायर आप आते और जनता दरबार में जब एक एक दिन में 2-2 हजार लोगों से मुख्यमंत्री मिलते थे, तब आपकी मुलाकात नहीं हुई, तो ये बड़ी बात है। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता भी अपनी बात कहने के लिए जनता दरबार में जाते थे, मुलाकात हो जाती थी। हमारी पार्टी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मैं उस बात के लिए खेद प्रकट कर रहा हूं। मैं आपसे माफी चाहता हूं। सर मेरा कहना यह है कि आपकी जानकारी में क्या समस्या बायर्स की अब तक पहुंची, और आपकी जानकारी में क्या क्या है, इंफॉर्मेशन क्या हुआ, उसमें जो हुआ हम नहीं पहुंच पाए, हमने दिया। मेरे पास सारी कटिंग्स भी है। मैंने एसपी दिनेश यादव जी उस समय एसपी सिटी थे, उन्होंने मीडिएशन भी कराया था। प्रशासन का काम है, अगर बायर्स की या पब्लिक की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे निदान किया जाए। प्रमोद जी ज्यादा डीप मत जाइए, आप भविष्य की तरफ देखना सबसे बेहतर होता है। जो बीती हुई बात है उस पर डिस्कस करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगा, अभी हमारे बीजेपी के जो साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री जी से बात रखेंगे, तो मैं एक बात धीरे से अवगत करा देना चाहूंगा। ये मामला मुख्यमंत्री जी का भी नहीं समाधान हो पाएगा, इसको आपको प्रधानमंत्री जी के सामने रखना पड़ेगा। जेपी ग्रुप छोटा सा ग्रुप नहीं है, ये आप भी जानते हैं। आप लोग बायर्स और एक मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपको वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पे जाना होगा, उनके कार्यालय पे जाना होगा, वहां धरना प्रदर्शन करना होगा, तब जाके आपको मतलब मनोज जी, आपने इस बात को मान लिया ना कि पिछली सरकार कहीं ना कहीं बड़े बिल्डर्स के दबाव में थी। छोटा ग्रुप नहीं है, बड़ा ग्रुप है, मतलब सरकारें, राज्य सरकारों के बस की बात नहीं है। रजनीकांत जी आप बताइए, क्या जेपी ग्रुप इतना बड़ा हो गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको हैंडल ना कर पाए, या किसी एक ग्रुप की बात नहीं है? और भी ये किसी एक ग्रुप पे हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम उन तमाम बिल्डर्स की बात कर रहे हैं। क्या वो इतने बड़े हो गए कि मुख्यमंत्री प्रदेश का, इतने बड़े प्रदेश का, उनको हैंडल ना कर पाए, एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास को न्याय न दिला पाए? इमरान जी, मैं आपकी बात का पहले ही जवाब दे रहा हूं। आप विधायक जी से बात को पूछ लीजिएगा। अगर एक बिल्डर की भी गिरफ्तारी ये सरकार करा लेगी, तब आप उस दिन डिबेट में मुझे जरूर बुलवाइए। रजनीकांत जी खुला चैलेंज दे रहे हैं, आप विधायक हैं इसी सरकार से। नहीं, मेरा मानना सिर्फ इतना है
कि जो पिछली सरकार थी कहीं ना कहीं बिल्डर्स के साथ ये लोग भी उसमें शामिल रहे होंगे, जब भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और हम लोग उनके साथ, हम लोग का कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये दुनिया जानती है, न्याय दिलाएंगे, ये दुनिया जानती है। नहीं, ये अगर इनकी सरकार के लोग उसमें शामिल नहीं थे बिल्डर्स के तहत, तो क्यों नहीं लोगों को न्याय मिला? निश्चित तौर पर न्याय नहीं मिला, इसके पीछे कारण आप हमारी सरकार को दोष कैसे दे सकते हो? प्रोजेक्ट 2007 सरकार हुआ था, इसके लिए प्रोजेक्ट 2007 सरकार हुए थे। आप सारा आप प्रधान जी कह रहे हैं कि उन्होंने 5 साल के अंदर का है, हमारे सामने आप कहते हैं अगर आप गिरफ्तारी कराइए, एक एक करके अगर बात तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कह रहा हूं कि अगर एक भी बिल्डर गिरफ्तार हुआ, उस दिन मैं डिबेट में जरूर इमरान जी आऊंगा और मुझे जरूर बुलाइएगा। एक बिल्डर की बात ले पड़ रहा हूं, क्या किया आपको? रात की गिरफ्तारी जरूर हो गई, हमको क्या दिलाया, मैं जवाब कौन देगा? मैं तो आप अगर हमारी सरकार, बड़ा सवाल ये है कि मैं चाहूंगा रजनीकांत जी, मनोज जी, बड़ा सवाल ये है कि कोई कितना भी ताकतवर हो, हिंदुस्तान में क्या कानून नहीं है? क्या एक आम इंसान को न्याय नहीं मिलना चाहिए? ये तो उस तरह की बात हो गई कि वो तो इतना ताकत, इतना पावरफुल है कि उसके मामले में किसी को न्याय मिल ही नहीं सकता। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। हम तो अपने संविधान का, अपने कानून, अपनी व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। ललित मोदी कहाँ है? कौन सा कानून नहीं लागू होता है? कौन सा कानून नहीं है? वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं अब तक आए? बड़ा सवाल है आपका, बहुत गंभीर सवाल है आपका। रजनीकांत जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं ना, वो लोग क्यों नहीं है? इच्छा शक्ति कितनी है? मुद्दा आज आया है, हमारी सरकार जाने के बाद मुद्दा आया। आज ये अगर इसी तरह ये मुद्दा उठाया गया होता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस पे कार्रवाई होती, तुरंत कार्रवाई होती। कोई जनता से बड़ा कोई भी बिजनेसमैन नहीं होता है, वो सही माप की बात होती है। यही तो मैं कह रहा हूं, 5 साल तक आपकी सरकार क्या कर रही थी? हमारी सरकार ने जो भी काम किया, फ्रॉड किया, नहीं किया, जनहित में काम था, अलग था। अगर ये बायर्स परेशान थे, मैं फिर कह रहा हूं चैलेंज के साथ, प्रमोद जी अगर जनता दरबार में आते, मैं अगर एक छोटे से किसान को, जो अनपढ़ किसान आके अपनी बात कह जाता था, एक रिक्शे वाला, आप लोगों ने भी देखा होगा ट्वीट में, एक रिक्शे वाले को न्याय मिल जाता था, एक टाइपिस्ट को जो दरोगा मारता था और न्याय मिल जाता था, तो ऐसा नहीं कि इन बायर्स को न्याय न मिलता। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये एसोसिएशन बात कही गई। मनोज जी, मैं आपका ध्यान बिल्डर्स इनके साथ लूट में शामिल थे, इनकी सरकार भी लूट में शामिल थी, जब भी तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लूट की बात अगर की जाएगी, लेकिन रजनीकांत जी, व्यापम अभी तक सबसे बड़ा मुद्दा है। व्यापम अभी कोई नहीं बोला है, उसको कोई देखिए इस तरह से मुद्दों में अगर उलझेंगे, मनोज जी, इस तरह से मुद्दों में उलझेंगे और थोड़ी सियासत करेंगे तो जो मूल समस्या है क्रेता की, बायर की, वो कहीं ना कहीं दब जाएगी। कुछ कहना चाह रहे हैं प्रमोद जी, बोलिए। मनोज जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इसमें चुनाव के टाइम में एक पर्सन को यहाँ पे केवल और केवल बायर्स की प्रॉब्लम के लिए गठित किया गया था, जो नोएडा में यहाँ बैठे थे। मेरे पास इस समय उनका नाम नहीं है, मेरे पास कटिंग है। उनको रखा गया था किसी, जब कहीं ना कहीं से पिछले सरकार के नॉलेज में बायर की समस्या आई थी, तभी ये एक्शन ले करके एक मीडिएटर को यहाँ पे नियुक्त किया गया था। हमें आज तक यही जानकारी नहीं है कि उसमें क्या संज्ञान लिया गया और क्या हुआ उसमें। हम जब यहाँ पे नोएडा प्रशासन जो है, हम उनसे अपनी गुहार लगाते हैं, वो लाइव देखते हैं हमारी प्रॉब्लम को, सड़कों पे लोग उतर के देखते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं। एसएसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दी जाती है, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर आप ये कहते हैं कि हम आपके हर बायर्स, आपका जो 35,000 बायर्स है, दुनिया के हर कोने में बायर्स फैला हुआ है, वो आपके लखनऊ दरबार में जा करके वहाँ पे गुहार लगाए, तो शायद ये अच्छी व्यवस्था नहीं होगी इस प्रशासन की। ये शायद उचित तरीका नहीं है कि हम वहाँ पे जा करके उनके दरबार में, हमने ये रिक्वेस्ट, हमने जिस दिन से ये सरकार बनी है, उसके बाद हम 15 तारीख को हम अपने लोकल विधायक श्री पंकज सिंह जी से मिले, उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। ये बताइए ये सरकार इस मामले में पॉजिटिव है, वक्त थोड़ा कम हुआ है इस सरकार को, लेकिन आप क्या ये महसूस कर रहे हैं कि जो पहले नहीं हुआ वो हो रहा है? ये बताइए। देखिए, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से, सबसे पहला मेरा यही वर्ड था, आपने जैसे डिबेट शुरू की, कि मुझे पूरा आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि बीजेपी की सरकार इन बायर्स को न्याय दिला के रहेगी।
ठीक है, वो हो सकता है हमारे सरकार का दोष रहा हो सकता है उस क्षेत्र में हमने काम ना बहुत अच्छे से हम कर पाए हो। इस बात से यह बात बहुत मनोज जी, वैसे ये बात आप बहुत पुख्तगी से कह रहे हैं या तंज कस रहे हैं? अब इस बात को आप जिस नजरिए से लेना चाहें आप उस नजरिए से ले सकते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा आपसे, फिर एक मेरा भी मुद्दा है। एटीएम जो नोटबंदी के बाद आज खस्ता हाल थे, आज 80% एटीएम में पैसा नहीं है। आप अपने पत्रकार भेज के चेक करवा लीजिए, स्थिति बद से बदतर हो रही है। इसके नोटबंदी के परिणाम आपको अभी आने वाले समय में और देखने को मिलेंगे। इससे बेहतर और आप चीजों में जब परेशान पब्लिक होगी। आप उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, लूट की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही है। क्यों? रोजगार नहीं है। नोटबंदी के बाद रोजगार की बिल्कुल वो धरातल पे आ गया है रोजगार। मनोज जी, आप जब बात करते हैं नोटबंदी की, ऐसा लगता है कि 5 साल पहले नोटबंदी रही होगी, जैसे ही आपकी सरकार उस वक्त बनी होगी उसी समय नोटबंदी हुई होगी। ये तो आप इस तरह से बताते हैं जैसे कि नवंबर 2016 के पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, कुछ हुआ ही नहीं। ये बहुत अजीब बात है। मेरा सवाल प्रमोद जी से, प्रमोद जी ये बताइए कि एक बात फिर कहूंगा, मैं एक बात आपसे, इमरान जी मेरी बात सुन लीजिए। नवंबर 2016 से पहले इसी क्षेत्र में बिल्डर जमीनों के व्यापार में बहुत बड़ा भूचाल था। हर व्यक्ति सारा अपना गाड़ी कमाई इसी में लगाना चाह रहा था। और नवंबर 2016 के बाद ये शून्यता की तरफ है, शून्यता की तरफ। ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं, आप भी जान रहे हैं। आज ये दिक्कतें आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति होने वाली है। एक प्रमोद जी नहीं बैठेंगे, हजारों प्रमोद जी फिर बैठेंगे और उनको शायद आशा जो 25% काम हो वहीं का वही रुका रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं, फिर अगर ये मेरी अंतिम बात है तो मैं चाहूंगा जरूर कोई ना कोई बिल्डर गिरफ्तार होकर जेल जाएगा और सुब्रतो राय जी की तरह वो उदाहरण पेश करेगी ये सरकार। प्रमोद जी, आपने क्या महसूस किया? मेरा सवाल दरअसल आपसे भी था कि आपने क्या महसूस किया इस 1 महीने में आपकी समस्या को लेकर पहले की तुलना में? वो बताइए। आप कह रहे हैं कि मुलाकात हो रही है, कुछ कोशिश हुई है, ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ फायदा मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा? यस, हम सभी बायर्स बहुत ही पॉजिटिव हैं इस अभियान में, क्योंकि हमने पिछले 20 दिन 25 दिन में जो भी प्रयास किया हम उसमें बहुत सफल हुए। हम इस दरमियान में एसएसपी ऑफिस विजिट किया, हमारी एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद हमने नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी मिले, लेकिन हमें एक कंट्राडिक्शन दिखाई पड़ा। नोएडा अथॉरिटी पहले हमको बोली कि आपकी ये जो एरिया आता है या जो प्रॉब्लम है ये समस्या यमुना अथॉरिटी देखती है। यमुना अथॉरिटी जब वहाँ पहुँचे तो यमुना अथॉरिटी में श्री अरुणवीर सिंह जी ने सारा डिटेल हमें जानकारी दी और हर तरफ से उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि इसमें अगर यमुना अथॉरिटी की सहभागिता हो या ना हो, लेकिन हम इसमें आपका पूरा सहयोग करेंगे। हमने उसी दिन 4 सूत्री मांग रखी। हमने पहले एक एस्क्रो अकाउंट का निवेदन किया, उसके बाद जो भी पैसा फंड आया, अगर जेपी मैनेजमेंट कह रहा है हमारे पास फंड नहीं है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की बात करी। तीसरा, हम बायर्स ने ये कहा कि हमारा जो भी इसमें एक कमेटी बैठाई जाए जिसमें यमुना अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी और डीएम का रिप्रेजेंटेटिव हो, उसमें उन्होंने उसकी मांग रखी। ये 4-5 मांगी जब हमने रखी, उसके बाद उन्होंने तुरंत एक नोटिस जारी किया और उन्होंने जेपी मैनेजमेंट को इस बारे में अवगत कराया। उसके बाद से अगले दिन हम जेपी मैनेजमेंट नोएडा प्रशासन में आकर के बायर से मिलने की प्रयास कर रहे हैं। हमने ये देखा कि हम जब एफआईआर हो गई है, जो भी इन्वेस्टिगेशन लीगल तौर पे स्टार्ट हुए हैं उस पर आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा विश्वास जेपी मैनेजमेंट से टूट गया है, क्योंकि हमने बहुत मीटिंग किया है। लेकिन ये इस हुकूमत पर और इसकी कार्यप्रणाली पर तो यकीन है आपका? यस, हमें इसलिए यकीन है कि हमने 15 तारीख को पंकज सिंह जी को एक अपना ज्ञापन सौंपा था और आज 27 तारीख है। 10 दिन के अंदर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलाया और उस पर त्वरित कार्रवाई हुई। आज जो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि कम से कम जो मीटिंग इसको सीरियस लिया गया, मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लिया, हमारे पीएम मोदी ने ट्वीट करके बायर्स को इस पे रिस्पांस किया। जेपी मैनेजमेंट से भी हमें कोई इस पे आउटपुट नहीं आया। इसमें हम विश्वास रखते हैं कि गवर्नमेंट आगे, आज हमारे जो भी टीम। रजनीकांत मणि जी, आप भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि देखिए किसी के तकलीफ में अगर हाथ रखो तो उसको बहुत बड़ी राहत मिलती है। भले ही हम उसकी मदद कितने भी वक्त में करें, लेकिन वो राहत बहुत बड़ी चीज़ होती है जो उसको बहुत हद तक सहारा देती है। तो आज आप लोगों पे इतना यकीन है इन लोगों का
कि उसको आपको भी बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा शक यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये, जैसा कि मनोज जी भी बार बार दोहराते रहे और आपने भी कहा कि पहले के लोग उनसे कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित थे या उनके प्रभाव में थे इसलिए ऐसा नहीं कर पाए, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग भी उसी राह पर चल पड़ेंगे? ये बहुत बड़ा विश्वास आप लोगों पर कर रहे हैं और बहुत तकलीफ में है ये लोग, इनकी पीड़ा को बहुत ही संवेदनशीलता से समझना होगा। सर, हम हर हफ्ते, हर शनिवार और संडे को हम जेपी ऑफिस में जा करके, जो हमारा टाइम घर परिवार के लिए होना चाहिए, हर सैटरडे संडे वहां जा करके जानकारी लेने की कोशिश करते हैं जी। हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। बिल्कुल, रजनीकांत जी की बात सुन लेते हैं। मेरा सवाल वही था जी। अब मुख्य रूप से मेरा ये कहना है कि जनता का विश्वास, हम विश्वास पे ही सरकार में आए हैं और मैं हमारे पूरे जो लोग ही नेतृत्व वाले हैं, जो भी लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, सभी लोग जनता के विश्वास पे ही हैं और हम जनता का विश्वास न टूटे, जनता जिस प्रकार का न्याय चाहती है हम उसे न्याय दिलाए, ये हमारे कार्य की प्राथमिकता है। तो कहीं आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है और जो सकारात्मक सोच है आपका, जो सकारात्मक तरीके से आपने सोचा है और वो सकारात्मक सोच अपना बरकरार रखिए और आपको चंद दिनों में लगेगा कि आपकी समस्या का समाधान हम लोगों ने कर दिया, आपको न्याय दिला दिया। अब हम न्याय कैसे दिलाएंगे, क्या करेंगे, ये हमारी अपनी कुछ विधिक मान्यताएं होती हैं, हम उसको देखेंगे सर, और हम लोग बैठेंगे सर, हम लोग प्रमोद जी को भी लेके बैठेंगे, आप भी बैठिएगा, मनोज जी भी बैठा करेंगे। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, क्योंकि और हम लोग बैठेंगे इस समस्या को लेकर के बैठेंगे और क्या इसमें हो रहा है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वो ज्यादा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि निराकरण होना चाहिए, ये इस तकलीफ का निराकरण होना चाहिए। बहुत बड़ी तकलीफ है और जो इसको भुगतता है वही समझता है। बहुत शुक्रिया। हाँ प्रमोद जी कोई बात कह दें फिर हम लोग खत्म करते हैं, मेरे पास वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास जी मनोज जी और मैं अपनी जॉब छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके यहाँ 15 साल से बाहर रह रहा हूँ और जिस प्रकार से मैंने लोगों को रोते बिलखते देखा है अपनी समस्याओं से, मैं तब आगे आया। मैंने कहा नहीं, जब कोई नहीं हो रहा तो एक कलम की आवाज बहुत मजबूत होती है। हम समझ सकते हैं सर। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका लास्ट बात कमेंट लेके खत्म करते हैं। मैं कानून, मैं इसका इसी बात को मैं जोड़ते हुए कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था पे सबसे ज्यादा सवाल थे हमारी सरकार पे और जनता ने विश्वास किया था कि भाजपा की सरकार आएगी तो कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त होगी और उसका उदाहरण सामने है। मैं अपने मुख से बताऊंगा तो 10 मिनट लग जाएगा क्या क्या हो चुका है और उसी विश्वास के साथ मुझे आशा नहीं फिर विश्वास है कि वैसे ही पब्लिक को इस मैटर में भी ऐसे ही सहयोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप तंज जरूर कर रहे हैं लेकिन उम्मीद है कि हम लोग अगले बार बैठेंगे तो हो सकता है इसमें कुछ सकारात्मक बात हो, हम पॉजिटिव रहें तो कुछ अच्छा रिजल्ट मिले, उस पर हम चर्चा करेंगे और अगर ऐसा नहीं होगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे और लगातार आप लोगों से बात करते रहेंगे। हम घेरेंगे सरकार को, हम घेरेंगे हर मुद्दे पर और इस तकलीफ पर तो जरूर घेरेंगे। प्रमोद जी बैठेगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, मनोज जी, विधायक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीकांत जी, आप लोग शामिल हुए और अपनी अहम राय हमारे साथ बांटी। तो ये थी मुद्दे की बात। इंडिया वॉइस आप तमाम लोगों की, तमाम पीड़ितों की, तमाम परेशान लोगों की आवाज़ सबसे पहले उठाता रहेगा क्योंकि हम हैं आपकी सोच, आपकी आवाज़। आप इजाज़त दीजिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस।